नमस्कार साथियों, आज हम अपनी यूपी टेट परीक्षा की वीडियो में लेकर आए हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन। तो यूपी टेट की परीक्षाओं में अब तक जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है और उसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सारे के सारे कवर हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। हमारे ऑप्शन हैं मेथेन, सल्फाइड, ब्यूटेन या फिर एल्कोहल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेथेन। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस मौजूद होती है और ये बिना धुएं छोड़े जलती है। इसकी हीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। पर्यावरणीय जो प्रभाव होता है वो भी इसका काफ़ी न्यूनतम होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। सीएनजी, कार्बन नेचुरल गैस, सेंट्रल नेचुरल गैस या फिर कॉमन नेचुरल गैस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीएनजी। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में इसका प्रदूषण कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में ये काफ़ी कम इसका उत्सर्जन रहता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है। जलाऊ लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या फिर कोयला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि जलाऊ लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है तो इसे बायोमास माना जाता है, ना कि जीवाश्म ईंधन। और यह जो जलाऊ लकड़ी है इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ही माना जाता है। बाकी ये सब प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और ये कोयला, ये सब के सब जो है लाखों वर्ष तक पृथ्वी के नीचे दबे हुए मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हुए हैं और इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होती है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स या फिर एंथ्रासाइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है वो एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छी किस्म होती है ये क्योंकि कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि 80 से 95% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। भारत में ये बहुत कम पाया जाता है, केवल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। इसके बाद ये हमारा बिटुमिन्स कोयला होता है। बिटुमिन्स सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला है और ये भारत में खूब पाया जाता है, दामोदर घाटी, गोंडवाना कोयला क्षेत्र में। और हमारे जो भारत के जो राज्य हैं झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये कोयले में नंबर 1 है। और इसके बाद लिग्नाइट कोयला होता है। इस लिग्नाइट को भूरा कोयला भी हम कहते हैं। इसमें 25 से 35% तक कोयला होता है, नमी ज़्यादा होती है। और जो पीट है ये कोयले के निर्माण की फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें कार्बन सबसे कम रहता है। तो ये कार्बन कोयले की चारों किस्में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर स्प्रे में ज्वलनशील यौगिक होता है। CFC, सर्क्यूमसिन, जिंजरोल या कैप्साइसिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैप्साइसिन। जो पेपर स्प्रे होता है उसमें कैप्साइसिन पाया जाता है और जो ये कैप्साइसिन है वो हमारा मिर्च में पाया जाता है। तो उसी का यूज करके जो पेपर स्प्रे है वो बनाया जाता है। इसके बाद देखिए CFC क्या चीज़ होती हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं। और जो सर्क्यूमिन है ये हल्दी में पाया जाता है। जिंजरोल है ये अदरक में पाया जाता है। तो ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेडोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को दबाव के साथ पानी में घोला जाता है तो ये ड्रिंक को उसकी विशिष्ट झरझराहट और तीखा स्वाद देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले पदार्थों में कौन सा रूपांतरित शर्करा है। एस्पार्टेम, सैक्रीन, सुक्रालोस या फिर एलिटेम। तो हमारा आंसर है
ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुक्रालोस। सुक्रालोस हमारा एक रूपांतरित शर्करा है यानी कि मॉडिफाइड शुगर है। इसे सामान्य जो सुक्रोज है, जो सामान्य शुगर है, उसके क्लोरीनीकरण से बनाया जाता है। इसका स्वाद एकदम चीनी जैसा होता है, लेकिन ये शरीर में कैलोरी नहीं देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम वामिटेट, डिप्रोपिलिन ग्लाइकोल या फिर सोडियम क्लोराइड। तो हमारा आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वर की तरह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन, फ्रियोन, हीलियम या फिर एसिटिलीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्सर फल पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कि जनरल भाषा में कार्बेट बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, जो नमी के संपर्क में आने पर एसिटिलीन ही बनाता है और उसी की वजह से फल पकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस खाद्य पदार्थ को प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है? सिरका, अदरक, सेब, केला, लहसुन, नींबू, शर्करा सिरका, लहसुन, सेब, नमक, इमली, अदरक, लहसुन, केला और इमली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहसुन, नींबू, शर्करा और सिरका। इन चारों चीज़ों को, लहसुन, नींबू, शर्करा यानी कि चीनी और सिरका, इन सबको जो फूड प्रिजर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? सेब, आम, आलू या फिर केला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। बाकी जितने ये फल हैं, सेब, आम और केला, इन सब में प्राकृतिक शर्करा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और आलू में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशेष तीव्र गंध का कारण है? आयोडीन, तांबा, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। जो लहसुन में जो तीक्ष्ण गंध आती है वो सल्फर की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाश्चुरीकरण में दूध को किस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चुरीकरण में दूध को 15 से 30 सेकंड तक उबाला जाता है। तो देखिए, बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाश्चुरीकरण क्या चीज़ है? तो दूध को हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो भी केवल 15 से 30 सेकंड तक, और उसके बाद उसको तुरंत से ठंडा कर दिया जाता है और उसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है, दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और दूध की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और आप देख रहे हैं कि सामान्य घरों में 100 डिग्री उबाला जाता है दूध को तो उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाल के उसका दूध का स्वाद वही रहता है, ताज़ा वाला, हल्का वाला, और बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो जाते हैं, लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो है पाश्चुरीकरण का विधि होता है। इसी के द्वारा जो पैकिंग आती है, जो थैली वाला दूध आता है, उसको इसी के द्वारा पैक किया जाता है। और इसमें इसका मतलब रीज़न यही है कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर हमारा टेम्परेचर जाता है तो दूध के पोषक तत्व भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्पिरिन का साधारण नाम है? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट या फिर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है और इसका जो फार्मूला है वो होता है C9H8O4। ठीक, C9H8O4। तो एस्पिरिन मुख्य रूप से, मतलब दवा आप जानते ही होंगे कि एस्पिरिन का नाम सबने सुना है, दर्द, बुखार, सूजन को कम करने में इसका प्रयोग होता है और साथ साथ ये हार्ट के लिए भी बड़े काम की टेबलेट है। ये खून को पतला करने में मदद करती है, जिससे दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में साबुन डिटर्जेंट द्वारा मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है? हमारे ऑप्शन है मिसेल, लवण, क्षारक या फिर अम्ल। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मिसेल। साबुन या डिटर्जेंट के जो अणु होते हैं वो पानी में
मिलकर मिसेल नामक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस मिसेल के दो पार्ट होते हैं, एक सिरा इसका पानी की ओर रहता है और एक सिरा इसका तेल या मैल की ओर रहता है और उसे बीच में जकड़ लेता है। जब पानी को हिलाया जाता है तो ये मिसेल मैल को कपड़ों से अलग करके पानी में खींच लेते हैं और जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल या फिर ये सभी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सब के सब। क्योंकि जो साबुन है वो क्या है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं स्टीरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, ये सब उच्च बसीय अम्ल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है? सफाई एजेंट, कांच साबुन उद्योग, कीटाणु मुक्त पानी या फिर कठोरता दूर करना? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीटाणु मुक्त पानी वॉशिंग सोडा के प्रयोग से नहीं होता है और बाकी सब वॉशिंग सोडा के उपयोग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हल्दी के दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाते हैं क्योंकि? साबुन उदासीन है, साबुन अम्लीय है, साबुन क्षारीय है या फिर हल्दी अम्लीय है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साबुन क्षारीय है। क्षारीय प्रकृति होती है साबुन की, तो जब हल्दी का दाग साबुन के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण हल्दी का पीला रंग लाल भूरे रंग में बदल जाता है। और अम्ल के साथ हल्दी जो है अपना रंग नहीं बदलती बल्कि वो और पीली हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग नहीं किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फॉस्फेट या फिर अमोनियम सल्फेट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर, हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड को उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी के बाकी ये तीनों के तीनों, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, इनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न, एनपीके एक है उर्वरक, कीटोषधि, सिंचाई युक्ति या फिर सैनिटाइजर? तो हमारा आंसर है एनपीके एक उर्वरक है। एनपीके क्या है? एक उर्वरक है। तो एनपीके, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। तो पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक तीनों ये मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें खाद या उर्वरक के माध्यम से मिट्टी में मिलाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल वर्षा में होते हैं एसिटिक, फॉस्फेरिक, एसिटिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या फिर HCl एसिटिक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। इस अम्ल वर्षा के बारे में पर्यावरण की सीरीज भी आप जरूर से जरूर देख लें क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन कई बार पर्यावरण से भी मिक्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, हेक्सामेथिलीन डाई आइसोसाइनेट, आइसोफोरेन डाई आइसोसाइनेट या फिर आइसोथायोसाइनेट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये क्वेश्चन भी पर्यावरण सीरीज का है, पर्यावरण और केमिस्ट्री दोनों में ही आता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी, ये मध्य प्रदेश में 1984 में ये घटना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में ये दुर्घटना हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना जाता है। इसमें हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों का घटता हुआ क्रम क्या है? तो ये क्रम दिए हुए हैं CO2, CH4, CFC और N2O। तो इनका क्रम हमारा घटता हुआ ग्रीन हाउस गैसों का कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा प्रभावी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 60% तक जिम्मेदार होती है। इसके बाद ये हमारी मीथेन आई। मीथेन हमारा 20% का जिम्मेदार है। इसके बाद CFC गैसेस, ये 14% तक के लिए।
और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये 6% लगभग इसकी सहभागिता है। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा कारण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर उपरोक्त में एक से अधिक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से खोज की गई इलेक्ट्रॉन, नाभिक, परमाणु द्रव्यमान या फिर प्रोटॉन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 1911 में अपना प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी के प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है या धनावेश है एक बहुत छोटे से केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे उन्होंने क्या कहा था? नाभिक कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण नहीं है? धुआं, दूध, जेली या फिर हवा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हवा, क्योंकि हवा क्या है? एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी विस्मांगी मिश्रण के बारे में विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है टेरिलीन, आइसोप्रीन, ऑर्लोन या फिर नियोप्रीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन हमारा प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का एक बहुलक है। जब कई आइसोप्रीन इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो वो पोलो आइसोप्रीन बनाती हैं, जिसे हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन या फिर एन पेंटेन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन पेंटेन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक इसमें है एन पेंटेन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरोमेटिक यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4n+2, 4n+1, 2n+4 या फिर 4n? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4n+2। तो कितनी है? हकल का रूल है कि किसी चक्रीय या समतलीय यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n एक पूर्ण संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती पर ऑक्सीजन से काले रंग का यौगिक देता है, वो कौन सा धातु है? हमारे ऑप्शन है Cu, Mg, Ca या फिर Na। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Cu, कॉपर। कॉपर अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती। कारण क्या है? कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो स्थित होंगी वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या होती है? इसकी क्रिया होती है। ये कॉपर है, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, जो काले रंग का यौगिक होता है। बाकी सब जितनी भी इसमें धातुएं दे रखी हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, ये सब की सब धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं और ये अम्लों से तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 16 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 16 ग्राम N2? तो देखिए किस में अधिकतम होगी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 ग्राम CH4। 16 ग्राम मीथेन में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अधिकतम होगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। CH4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल लेंगे? मोलर द्रव्यमान C यानी कि 12 प्लस H4 है तो 4 हाइड्रोजन का एक होता है, तो 12 + 4 कितना हुआ? 16। और है कितना? ये 16 ग्राम था, तो इसलिए इसमें मोल कितने आएंगे? मोल आ जाएंगे, जो ये 16 आया
उसको जब ये 16 ही ग्राम है 16 से भाग करेंगे तो मोल कितना हो गया 1। अब एक अणु में आप देख रहे हैं परमाणु कितने हैं, एक कार्बन का है और 4 किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो एक अणु में जो परमाणु हैं वो कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो इसलिए कुल जो परमाणु आएंगे वो कितने आएंगे, 1 × 5 × मोल, तो कितना हो जाएगा 5Na। ठीक, अब इसी तरह से हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, इसको मैं भी करा देती हूँ। चलिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिएगा आप, कार्बन में जो CO2 है, तो CO2 है तो इसका मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, C का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 है तो 2 है, तो 2 × 16 तो कितना आ गया 12 + 32, यानी कितना आया 44 ग्राम प्रति मोल। और है ये भी कितना, ये भी 16 ग्राम है। तो इसलिए इसमें जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 16/44 आ जाएंगे। और इसको भाग करेंगे तो 0.36 मोल आएगा। अब एक अणु में यहाँ पे परमाणु कितने हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो परमाणु कितने हो गए यहाँ पर 3। तो जो कुल परमाणु आएंगे तो 0.36 को गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना आएंगे, इतने आए लगभग। ठीक, तो हमने देखा तो इसमें किस में ज़्यादा आए थे, CH4 में। ऐसे ही हम बाकी के भी निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो परमाणु की संख्या आएगी वो किस में आएगी, ऑप्शन नंबर A यानी कि 16 ग्राम CH4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में किससे विभेदित किया जाता है, टोलेंस KMnO4OH H2O, फेलिंग विलयन या फिर Br2H2O यानी कि ब्रोमीन जल। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर A, टोलेंस। तो जो एथिलीन और एसिटिलीन गैस है एक टर्मिनल एल्काइन है, ये टोलेंस अभिकर्मक यानी कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर एसिटिलाइड बनाती हैं, तो और इसका सफ़ेद अवक्षेप देती है। ठीक है, और जो ये बात हुई एसिटिलीन की, तो जो एसिटिलीन है वो इसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप देती है। लेकिन जो एथिलीन है वो इस टोलेंस अभिकर्मक के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती है। तो इस तरह से क्योंकि दोनों के साथ इसकी क्रिया अलग अलग है तो टोलेंस से हम इसमें विभेद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन 2-3 बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ X के NX मोल और Y के NY मोल घोले गए तो उनमें सही संबंध क्या है। पदार्थ X और Y के मोल अंशों का योग 1 होता है। X का मोल अंश बराबर X के मोल की संख्या बटे मिलियन के मोल की संख्या, Y का मोल अंश बराबर NY बटे NX + NY, X का मोल अंश NX बटे NX + NY। तो देखिए हमारा आंसर इसमें है, जब किसी पदार्थ X के NX मोल और Y के NY मोल ये घोल लिए गए हैं तो इनमें जो संबंध बैठते हैं, तो देखिए जो मतलब X का मोल अंश है, तो X का मोल अंश जो आता है उसका फार्मूला हमारा आ जाता है NX बटे NX + NY। ऐसे ही Y का मोल अंश NY बटे NX + NY है। X का मोल अंश X के मोलों की संख्या यानी कि NX बटे बिलियन के कुल मोल NX + NY हुए, तो ये और ये एक ही रूप है मतलब। और पदार्थ X और Y के मोल अंशों का योग 1 होता है। तो देखिए जब X का मोल अंश और Y का मोल अंश अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर इसके NX + NY और बटे में यही है NX + NY, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 1। यानी कि इसमें चारों के चारों जो हमारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो बिल्कुल सही इसके आंसर इसके अकॉर्डिंग हैं। तो अब हमारा आंसर क्या बैठेगा, हमारे ऑप्शन दिए हुए थे ABC, AB, B और केवल D। तो इसमें जो हमारा आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर A यानी कि ABC। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो इसको ध्यान रखेंगे। मोल क्या होता है, रासायनिक विज्ञान में किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की एक मानक इकाई होती है। अति सूक्ष्म कणों के एक बहुत बड़े निश्चित समूह को मोल कहते हैं और एक मोल में कणों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो एक मोल में कितने
कितने होते हैं कण? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अवोगाद्रो संख्या सबको याद आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, आयनन एंथैल्पिक मान में कमी आती है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी, केवल सी, केवल बी या फिर केवल डी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं आवर्त सारणी में किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे हम तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, त्रिज्या में वृद्धि होती है और आयनन एंथैल्पिक मान में भी क्या आती है? कमी आती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ग में जो ऊपर से नीचे तक आने के गुण हैं, वर्ग आवर्त सारणी को आप जरूर एक बार विस्तार से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? ये कुछ इक्वेशन गिवन है। MgCO3 MgO प्लस CO2 2ZnS प्लस 3O2 2ZnO प्लस 2SO2 2Zn प्लस O2 2ZnO या 2Ag प्लस 2HCl प्लस O और बन रहा है इसमें इज इक्वल टू 2AgCl प्लस H2O। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित कर रहा है? MgCO3 और MgO प्लस CO2। इसमें क्या किया गया है? इसमें कैल्शियम को हटा दिया गया है। ये कैल्शियम MgCO3 कैल्शियम यहाँ से निकल गया तो MgO बचा हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो कौन सी रंगहीन गैस है जो लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? हमारा ऑप्शन SO2 Br2 H2S या फिर Cl2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। तो देखिए लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट की जब H2S से क्रिया होती है तो बनता है PbS, लेड सल्फाइड। और ये हमारा क्या होता है? लेड सल्फाइड हमारा होता है काले रंग का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है इसमें? ये हमारे BF3 IF7 CO2 PCl5। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ या थर्ड फोर्थ या फिर फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BF3 CO2 और PCl5 ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वे अणु या आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकते हैं। तो BF3 CO2 और PCl5 ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। तो BF3 बोरोन का अष्टक अपूर्ण है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यह एक दुर्बल प्रबल लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्योंकि 6 है तो ये स्वीकार हो सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर सकता है। उसी तरह से ये हमारा CO2 है, इसमें भी ये भी स्वीकार करेगा और ये PCl5 भी करेगा। तो केवल IF7 इसमें यहाँ पे ऐसा है जिसमें के IF7 में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पहले से ही विस्तारित है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में व्यवहार नहीं करता है। बाकी सब के सब इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, मेथॉक्सीबेंजील्डिहाइड, मिथाइल बेंजील्डिहाइड या फिर बेंजील्डिहाइड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। नाइट्रोबेंजील्डिहाइड नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षण जो समूह है वो नाइट्रो समूह को एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है। ये बेंजीन रिंग और कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न हमारा दे रखा है CH3 CH3 OCH3 का IUPAC नेम क्या है? तो देखिए IUPAC नेम क्या है इसका? हमारे ऑप्शन हैं आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन या फिर 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन।
तो हमारा इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। क्या है इसका आंसर? 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। तो देखिए इसमें श्रृंखला है कार्बन की, इसको नंबर जब हम देंगे 1 2 3, तो हम देख रहे हैं जो मिथॉक्सी जो समूह है वो उस पर आ गया है नंबर 2 पे, इसलिए 2-मिथॉक्सी और 3 कार्बन है, इसलिए इसका क्या नाम है? प्रोपेन। तो इसमें जो है इसका जो नाम हुआ, इसमें मिथॉक्सी समूह लगा हुआ है नंबर 2 पे और 3 इसके अंदर कार्बन है, तो इसलिए प्रोपेन इसका नाम हुआ, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन के बाद श्रृंखला निर्माण हेतु बंध ऊर्जा है P, SI, S या फिर N। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SI। श्रृंखला निर्माण की क्षमता सीधे तौर पर परमाणु पर जो बंध ऊर्जा है, बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करती है। तो कार्बन में ये क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन के बाद हमारा ये आया SI, यानी कि सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में तत्वों के बीच श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति बाकी सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा भी अन्य विकल्पों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। कार्बन की जो बंध ऊर्जा है वो 348 किलो जूल प्रति मोल है, और जबकि इसकी कितनी है? इसकी सिलिकॉन की 220 से 297 किलो जूल प्रति मोल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, गुरुत्वीय विधि, फेन प्लवन या फिर चुंबकीय विधि से। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लवन विधि से कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। तो कॉपर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। ये कुछ रासायनिक सूत्र जो बीच बीच में आ रहे हैं वो भी आप नोट करते चलिएगा और इनको एकदम से याद रखेंगे। तो कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क को शुद्ध करने या उनका सांद्रण करने के लिए मुख्य रूप से फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड जो होते हैं वो चीड़ के तेल द्वारा गीले होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राइन है व्यंजक चूर्ण क्लोरीन का जलीय विलयन, NaCl का सांद्रण विलयन या Na2SO4 का विलयन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NaCl के सांद्र विलयन को ही ब्राइन हम कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्लोरीन क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? बॉक्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम खनिज नहीं है धातु खनिज। बाकी सब बॉक्साइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट ये खनिज है। बॉक्साइट हमारा एल्युमिनियम का खनिज है और हेमेटाइट और लिमोनाइट दोनों ही लोहे के खनिज हैं। और जिप्सम क्या है? जिप्सम एक खनिज नहीं है। जिप्सम का जो सूत्र है वो है, इसको भी याद रखिएगा आप, जिप्सम का सूत्र कई बार आ जाता है, CaSO4 और 2H2O। 2 अणु किसके हैं? पानी के। तो ठीक है, ये हमारा आ गया है जिप्सम का सूत्र। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण खनिज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की? तो हमारा जो ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें जो जिप्सम था वो क्या था? ये जो ये इसमें सारे के सारे खनिज थे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज था और हेमेटाइट अयस्क था, और हेमेटाइट और लिमोनाइट जो हैं वो किसके थे? लोहे के अयस्क थे। और जो जिप्सम था, जिप्सम हमारा इसे मुख्य रूप से एक औद्योगिक खनिज माना जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक और सीमेंट में होता है, ना कि व्यावसायिक रूप से धातु निष्कर्षण के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, फ्रैंकलिन, न्यूटन या फिर मैडम क्यूरी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर 1898 में रेडियम की खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैंसर किस कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, रेडियोधर्मिता, अम्ल वर्षा या फिर जैविक क्रिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। पत्थर की मूर्तियों और इमारतों का क्षरण हो जाता है इसमें, जैसे कि ताजमहल के पत्थर पे भी नुकसान हुआ है, तो इसलिए उसको स्टोन कैंसर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या फिर नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन।
कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है ऑक्सीजन का अपर रूप, समावयवी, यौगिक या फिर समस्थानिक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है और सामान्य जो ऑक्सीजन गैस है उसके विपरीत ओजोन वायुमंडल की ऊपरी परतों में सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, सिल्क, एक्रेलिक, कॉटन या फिर जूट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्रेलिक, क्योंकि बाकी सिल्क, कॉटन और जूट क्या हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे वो होते हैं जो मनुष्यों द्वारा रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो एक्रेलिक को नकली ऊन भी कहा जाता है और ये संश्लेषित रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। तो हमारे ऑप्शन, पेट्रोल, कोक, पैराफिन, मोम या फिर प्राकृतिक गैस। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोक। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो देखिए ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट की परीक्षा में। यहाँ पे Br2H2O, KMnO4, OH, H2O, तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और फेहिलिंग विलियन। तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी पीछे ये क्वेश्चन आया हुआ था तो वहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक हमारा आंसर था, लेकिन यहाँ वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेहिलिंग विलियन। तो जब टॉलेंस अभिकर्मक नहीं दिया हुआ तो ये होगा, अगर वो इसमें दिया होता तो आंसर वही होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हमारे ऑप्शन है OF2, Na2O, Na2O2 या फिर NaO3। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आप एक बार इसको आप रिवाइज ज़रूर कर लें। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है OF2। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे मैं निकाल के बता देती हूँ। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होती है -1। किसकी, फ्लोरीन की। अब ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक तत्व है, आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब इसमें OF2 में फ्लोरीन की -1 हो गई। अब मान लीजिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। अब ये जो टोटल जो ऑक्सीकरण संख्या का योग होता है वो हमेशा होता है 0। तो O की हमने x मानी और फ्लोरीन की कितनी थी, -1, और ये 2 है तो 2 गुणा -1 बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से x - 2 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, 2। यानी कि पहले ही ऑप्शन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आ गई है, +2 आ गई है। तो यही हमारा आंसर है। तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप एक बार ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्नलिखित करने से संभव है। क्रिया कारकों की गुप्त ऊष्मा, उत्पादों का ओजोनोलिसिस, एक क्षारक की संपूर्ण ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया कारकों की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए कल भी बात इस पे हुई थी पिछले वीडियो में, ऊष्माक्षेपी उसे कहते हैं जो ऊष्मा को बाहर निकाल देती हैं। 2 तरह की क्रियाएं थी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में वातावरण की ऊष्मा का यूज होता है और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये कहाँ से होगी, जो भी हमारे तभी संभव है जो अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है। तो अतिरिक्त ऊर्जा को परिवेश में मुक्त कर दिया जाता है। तो ये गुप्त ऊष्मा के रूप में इनके अंदर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र याद ही होना चाहिए, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है CO2 + H2O, CH2O + O2, 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो हमारा जो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबको पता ही होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया यहाँ पे होती है, 6
होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के, 6 CO2 प्लस 12 H2O, तो ये ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस जल। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल में ऑक्सीजन में क्या नहीं होता है? हमारे ऑप्शन गोल से, पेट्रोलियम, अमोनियम लवण या फिर कोलतार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कार्बन का वह स्थायी अपरूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, C16, C60, C20 या फिर C56। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, C60। इसमें पिछली वीडियो में भी इस बात हुई थी, C60 यानी कि फुलेरीन, ये कार्बन का क्या है, एक स्थायी अपरूप है जिसे वकमिनिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल की गेंद की तरह होती है, 20 इसके अंदर षटगोण यानी कि हेक्सागोन होते हैं और 12 इसके अंदर पेंटागन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है। हमारे ऑप्शन है SnO2, CaO, SO2 या फिर CO2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SnO2 यानी कि टिन डाई ऑक्साइड। ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को लाल कर देता है। सॉरी, इसमें ये गलती से लिखा गया है, ये यहाँ पे क्या होगा, नीला लिटमस, नीले को लाल कर देता है। तो इसका pH मान होगा, तो ये pH मान वाले फार्मूले पिछली वीडियो में भी आ चुके हैं कि pH मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है। तो इसमें अगर लाल हो रहा है इसका मतलब अम्लीय है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, 7, 4, 1, 10। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 इसके ऑप्शन इस तरह के हैं, 4 और 1। तो ये 2014 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्योंकि कह रहे हैं कि लाल कर देता है, ये हल्के की बात नहीं हुई है, तो ये अम्लीय है। तो इसमें जो ऑप्शन इसका बैठेगा, इनकी की के अकॉर्डिंग जो आंसर है, वैसे उसके दोनों ही ऑप्शन हैं, लेकिन इसके की के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CIF3 में कौन सा संकर कक्षीय प्रयुक्त होता है? sp3, sp3d, sp2d या sp3d2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, sp3d। तो ये जो था हमारे, ये जो है ClF3, तो इसमें जो है एकल संयोजी फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या जो है 3 दिखाई दे रही है आपको, 3 है, ठीक है। तो और Cl यानी कि क्लोरीन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। फ्लोरीन में जो है 3 हो गए और इसमें हो गए 7। तो अब इसमें जो कुल इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं कि इसके क्लोरीन के 7 थे, इसके 3 थे, उनको जोड़ के 2 से भाग करें तो कितने युग्म बन गए, इसमें बन गए इलेक्ट्रॉन युग्म 5। और 5 का जो स्टैटिक नंबर होगा वो sp3d संस्करण दर्शाता है। इसमें 3 बंद युग्म होंगे, 2 एकाकी युग्म होंगे और इसकी आकृति टी शेप की होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन गैस है, प्रोपेन, एथेन, प्रोपीन या फिर एसीटिलीन। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोपेन। तो देखिए वैसे तो ये सारी की सारी ही गैसें हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ऑप्शन इस तरह के दे रखे हैं और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, की के अकॉर्डिंग इसका आंसर प्रोपेन है, तो ये व्यवहारिक रूप से हम प्रोपेन को ही ज़्यादा जानते हैं। LPG गैस में भी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन यूज करी जाती है, तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो व्यवहार में जिस चीज़ ज़्यादा प्रयोग होती है उसी का आंसर आपको देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपापचयन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जंग लगने की प्रक्रिया। कल इस पे बात हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा या फिर निर्जल आसवन द्वारा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्जल आसवन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड तैयार किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमारा वो निर्जल
आसबन द्वारा तैयार किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र याद रखेंगे HCHO। तो ये कई बार रासायनिक सूत्र भी इसका फॉर्मेल्डिहाइड का पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SO2 का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। जो SO2 का जलीय विलयन है, SO2 की जब जल से क्रिया होती है तो बनता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल। तो SO2 का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास फिटकरी का सूत्र है। तो पोटास फिटकरी का सूत्र है, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये पोटास फिटकरी का जो सूत्र है आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O यानी कि 24 अणु जल के लगे हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिटकरी का सूत्र याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो इस पे बात कल हुई थी इन नोबल गैसों पे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑर्गन हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की और अत्यल्प क्रियाशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम या फिर क्लोरीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस की हल्की है और बहुत कम क्रियाशील है, क्योंकि नोबल गैसों में ये आती है तो इसलिए बहुत निष्क्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है, इसलिए गुब्बारों को उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। हवा से काफ़ी हल्की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैसें हैं। समूह 18, 14, 12 या फिर 10। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समूह 18 में सभी के सभी तत्व क्या हैं? गैसें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरोल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं? बसीय अम्ल, पेप्टाइड, एमिनो एसिड या फिर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बसीय अम्ल। ग्लिसरॉल को बसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड या बसा बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH2, C2H6, C2H2 या फिर C2H4। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि C2H6। C2H6 क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब इसमें क्या होता है, एकल बंध बनते हैं कार्बन के बीच में, तो C2H6 में इस तरह से एक ये C के साथ लगा रहता है और बाकी एक एक ये हमारा हाइड्रोजन के साथ, तो कहीं भी डबल नहीं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या कहलाते हैं? इस तरह के संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है? एथेनॉल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हवा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रमुख उत्पाद क्या होता है? हमारे ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथीन या फिर एथिल एथेनोट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद एथोनिक एसिड होता है। तो एथोनिक एसिड बनेगा। तो एथेनॉल के साथ इसकी क्रिया थी, एथेनॉल हमारा CH3CH2OH और इसकी क्रिया जब K2Cr2O7 के साथ होती है तो बनता है हमारा एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल कौन होते हैं? जिनमें कार्बन पाया जाता है और मुख्य रूप से पौधों या जीवों से प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रिपल बंध यौगिक है? प्रोपेन, एथीन, मेथेन या फिर एथीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथीन। तो जो एथीन है वो क्या है? उसका फार्मूला होता है C2H2। तो इसमें क्या है? इसमें हमें पता है C और C के बीच में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो ट्रिपल बंध यौगिक है हमारी एथीन, एथाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक कालिक धुएं के साथ प्रज्वलित करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं तो कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं? पीली, लाल, केसरी या फिर नीली? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीली ज्वाला के साथ ये जलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटिलीन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? CH2, CH4, C2H6 या फिर C2H2? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है C2H2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंद होता है, 4 परमाणु, 1 परमाणु, 3 परमाणु या फिर 5 परमाणु? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 परमाणु। कितने परमाणु? 4 परमाणु। तो एथेन का जो सूत्र है वो होता है C2H6। तो बंद यहाँ पे 4 से ही होगा, C2 और ये 3 यहाँ पे ये लगे हुए हैं और ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? C7H16, C4H10, C6H12, C5H12? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C6H12 जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n, यानी कि जो हाइड्रोजन के अणु हैं वो कार्बन से क्या होते हैं? डबल हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में क्या बैठ रहे हैं? हमारे फिट बैठ रहे हैं। तो ये कार्बन वाला जो है इसमें इस तरह से 6 के 6 ये ऐसे रहेंगे, इस तरह वाली आकृति में बन जाएंगे ये 6 हमारे। ये था कार्बन 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 कार्बन। तो ये कार्बन आपस में इनका बॉन्ड है और साथ साथ में किससे लगे हुए हैं? ये H से लगे हुए हैं, सबके साथ एक एक H। इस तरह से ये पूरा का पूरा चक्रीय बना लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक गलत है, उसका चयन करें। तो देखिए आपके सामने है C3H5OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, CH3OH मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH एथेनॉल एथाइल अल्कोहल, C4H9OH ब्यूटेनॉल या विटाइल अल्कोहल। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ए है वो क्या है? गलत है। C3H5OH एक असंतृप्त अल्कोहल यानी कि एलिल अल्कोहल है, ना कि प्रोपाइल अल्कोहल। बाकी सब के सब क्या हैं? ये सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलिल ब्रोमाइड का प्रमुख मुख्य IUPAC नाम क्या है? ब्रोमोपेंटीन, ब्रोमोप्रोपीन, ब्रोमोब्यूटीन या फिर ब्रोमोप्रोपीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमोप्रोपीन नाम है इसका IUPAC एलिल ब्रोमाइड का। तो एलिल ब्रोमाइड ये होता है उसका रासायनिक सूत्र एलिल ब्रोमाइड। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 3 ब्रोमोप्रोपीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? C6H12, C6H14, C6H10, C6H6? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि वही चक्रीय वाला जो पीछे बताया था, जिनका साधारण सूत्र CnH2n होता है। तो ये C6H12 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, में कार्बोनिल समूह नहीं होता, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल, एथेनॉल या फिर एल्डिहाइड? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल में कार्बोनिल समूह नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एथेनॉल क्या है? एक एथेनॉल अल्कोहल है और इसमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ना कि कार्बोनिल समूह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्काइन एल्कीन एल्केन, एल्केन एल्काइन एल्कीन, एल्कीन एल्काइन एल्केन या फिर एल्केन एल्कीन एल्काइल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ये है हमारे। तो एल्केन जो था, एल्केन का जो साधारण सूत्र होता है वो था CnH2n+2, और जो एल्कीन आए उसका सूत्र हुआ CnH2n,
और जो अल्काइन है उनका सूत्र हुआ CnH2n-2। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1,3-डाईमेथिल बेंजीन को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? विक्सली, एमजाइलिन, टोल्यून या टेरिलीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमजाइलिन। क्या है ये? एमजाइलिन। जब बेंजीन रिंग पर 2 मेथिल समूह यानी कि 2CH3 समूह उपस्थित होते हैं, 1 और 3 पर उपस्थित होते हैं, तो उसे एमजाइलिन कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको? एमजाइलिन। ये जो बेंजीन रिंग हमारी बनती है इस तरह से, तो उसके पहले पर हो एक CH3 और तीसरे पे CH3 हो, तो पहले और तीसरे पर जब मेथिल समूह होते हैं तो इसे हम एमजाइलिन कहते हैं। 1,3-डाईमेथिल बेंजीन। तो पहले और तीसरे पे क्या होगा? ये हमारा जो है ये मिथाइल होगा, मेथिल समूह उपस्थित रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? साइक्लोपेंटेन, नेफ्थलीन, मीथेन या फिर बेंजीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ट्रांसफर, हीरा, लॉन्सडेलाइट या फिर ग्रेफाइड? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए केले में मौजूद अम्ल है? फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैलिक अम्ल। पके हुए केले में मैलिक अम्ल होता है। इसके बाद फार्मिक एसिड, पिछली वीडियो में बताया था, फार्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये खनिज अम्ल है और आमतौर पे फलों में ये नहीं पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कोई फलों में नहीं पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद नहीं है? मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टारटेरिक अम्ल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, लैक्टिक, टार्टरिक या एसिटिक अम्ल? तो दही में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर प्रोटीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज से ये बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरेलिन, जूट, ऊन, सन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो प्राकृतिक फाइबर नहीं है हमारा टेरिलिन, जूट, ऊन और सन में से टेरिलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। जूट, ऊन और सन ये सब के सब क्या हैं? प्राकृतिक रेशे या प्राकृतिक फाइबर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? वैक्यूलाइट, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन या फिर सिलिकॉन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन की बनी होती हैं प्लास्टिक की बोतलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरिन या फिर पॉलीथीन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PCS की परीक्षा में भी कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक वो बहुलक होते हैं जो गर्म करने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे PVC पाइप हैं, पॉलीस्टाइरिन है, टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन जो नियोप्रीन है वो एक प्रकार का क्या है? सिंथेटिक रबड़ है। याद रखिएगा, नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेटिक रबड़ है और इसे पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लोरोप्रीन के छोटे अणुओं के बहुलीकरण से प्राप्त होती है और ये गोताखोरों के सूट बनाने में प्रयोग इसका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? हमारे ऑप्शन फाइब्रोइन, लैप्सेन, नियोप्रीन या फिर टेफ्लॉन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोइन एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ये प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं जो रेशम के कीड़ों और मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम में मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी कि वुड पल्प से किया जाता है? पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, नायलॉन या फिर रेयॉन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेयॉन। तो जो रेयॉन है उसका जो
निर्माण है वो वुड के पल्प से यानी कि लकड़ी के पल्प से इसका निर्माण किया जाता है। रेयोन का ये अर्ध कृत्रिम फाइबर है। इसे प्राकृतिक सेलुलोज मुख्य रूप से वुड पल्प के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है और इसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे साथ बने रहिएगा आई की तैयारी के लिए भी। केमिस्ट्री के मैंने सारे के सारे PYQ इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद।